डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल के पीछे का दूरदर्शी ऋषभ टंडन के अचानक निधन पर पत्नी ओलिशा का दर्द भरा संदेश, एक दीवाना का दीवानियत मूवी रिव्यू। जब बॉलीवुड फिर से पुराने क्लिच से ही परेशान फंस गया, कब्जा के निर्देशक आर चंद्रू का आरोप। पवन कल्याण की ओजी ने किया कब्जा के सीन से प्रेरणा। लाफ्टर शेफ्स 3 इस साल के अंत तक वापसी करेगा। एलई गोनी, कृष्णा अभिषेक और जन्नत जुबैर होंगे शामिल। एनटीआर और मैंने आंख मूंद कर वाईआरएफ पर भरोसा किया था, मगर वॉर 2 फ्लॉप होने पर बोले नागवामसी। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और ये है इंडिया न्यूज। दोस्तों, डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी जो कि अपोलो हॉस्पिटल के पीछे के एक दूरदर्शी रहे, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, जिनका जन्म 5 फरवरी 1933 को हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक और चेयरमैन हैं। वे तेलुगु अभिनेता रामचरण के ससुर हैं। उनकी पोती उपासना कामिनेनी के माध्यम से 92 वर्ष की उम्र में भी डॉक्टर रेड्डी पूरी निष्ठा और जोश के साथ अपने काम में सक्रिय हैं और सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। उन्होंने 1983 में चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना की, जो भारत की पहली कॉर्पोरेट अस्पताल श्रृंखला बनी। उनके नेतृत्व में अपोलो ने विशाल स्वास्थ्य नेटवर्क का रूप ले लिया, जिसमें 70 से अधिक अस्पताल, 5000 से अधिक परफॉर्मेंसेस और डायग्नोसिस, टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेवाएं शामिल है। मई 2025 तक फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति लगभग $3.3 बिलियन थी, यानी 26,800 करोड़ रुपए, जो इन्हें दुनिया के अरबपतियों की सूची में शामिल करता है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण 1991 और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। डॉक्टर रेड्डी का जीवन संपन्न दूरदर्शिता और मानवता की सेवा का प्रेरक उदाहरण है। अब बात करते हैं ऋषभ टंडन की। ऋषभ टंडन के अचानक निधन पर पत्नी ओलिशा का दर्द भरा संदेश। गायक ऋषभ टंडन के अचानक निधन ने उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस कठिन समय में उनकी पत्नी ओलिशा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने गहरे दुख और खालीपन को व्यक्त करते हुए लिखा, शब्द नहीं मिल रहे। उनके ये शब्द उस अपूर्णीय क्षति और हृदय द्रावक दर्द को दर्शाते हैं जो उनके परिवार और करीबी लोगों के जीवन में आया है। ऋषभ की यादें, उनका मधुर आवाज और संगीत हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनके अचानक जाने से न केवल उनके परिवार बल्कि संगीत जगत भी स्तब्ध और शोकाकुल है। फैंस सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं ओलिशा और उनके परिवार के साथ हैं और उनके लिए शक्ति, धैर्य और संतान की कामना करते हैं। ऋषभ टंडन की संगीत में दी गई छाप और उनके व्यक्तित्व की गर्माहट हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। बात करते हैं एक दीवानी की दीवानियत मूवी की। जब बॉलीवुड फिर से पुराने क्लिच में फंस गया है। एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में है, लेकिन यह फिल्म 2025 में भी पुराने खतरनाक रोमांटिक क्लिच को दोहराती है। फिल्म का कथानक इस तरह से है विकसित होता है कि नायक विक्रमादित्य हर्षवर्धन राणे लगातार न सुनने के बावजूद अपने प्यार का पीछा करते रहते हैं। आद्रा, सोनम बाजवा की असहमति और स्पष्ट नापसंदगी को नजरअंदाज कर दिया जाता है और फिल्म इसे रोमांस के तौर पर प्रस्तुत करती है। फिल्म का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसे जेन जेड की प्रेम कहानी के रूप में पेश किया गया है, जबकि वास्तव में यह पुरानी और जोखिम भरी स्टॉक क्लिच का मिश्रण है। विक्रमादित्य का अंधा प्यार, उसका हर मौके पर पीछा करना और आद्रा की लगातार असहमति को नजरअंदाज करना हीरो के तौर पर उसके चरित्र को उजागर करता है, जबकि यह वास्तविकता में खतरे का संकेत माना जाता है। फिल्म का संगीत, भावनाएं और गीत भी इस असंवेदनशील कथानक को सुधारने में असफल रहते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म एक पुराने समय के विषाद और गैर सामान्य रोमांस का उदाहरण पेश करती है, जो कि आज के समय में अस्वीकार्य और चिंताजनक है। बात करते हैं कब्जा के निर्देशक आर चंद्रू की। उनका आरोप है पवन कल्याण की ओजी ने कब्जा के सीन से प्रेरणा ली। पवन कल्याण की नई फिल्म दे कॉल हिम ओजी, जो 25 सितंबर 2025 को रिलीज हुई, अब विवादों में है।
कन्नड़ फिल्म कब्जा 2023 के निर्देशक आर चंद्रू ने दावा किया कि ओजी के कुछ दृश्य उनकी फिल्म में प्रेरित हैं। चंद्रू ने यूट्यूब चैनल न्यूज हंट से बातचीत में कहा, ओजी के ट्रेलर के कुछ सीन देखे और आप पाएंगे कि वे मेरी फिल्म कब्जा से काफी मिलते जुलते हैं। यह निश्चित रूप से प्रेरित है। यह अच्छी बात है। हमें कुछ चीजों से प्रेरणा मिलना चाहिए, इसमें खुशी महसूस करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ओजी में जिस दृश्य की तारीफ हो रही है वही सीन उन्होंने 4 साल पहले कब्जा में इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उस समय किसी ने नोटिस नहीं किया। कब्जा जिसमें उपेंद्र मुख्य भूमिका में थे, एक गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जो एयरफोर्स ऑफिसर अर्केश्वरा की कहानी बताती है, जो व्यक्तिगत नुकसान के बाद अंडरवर्ल्ड में कदम रखता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, फिर भी सीक्वल की घोषणा की गई। वही ओजी में पवन कल्याण ओजस गंभीरा यानी ओजी के किरदार में है, जो पूर्व गैंगस्टर है और उसे क्राइम लॉर्ड ओमी भाऊ के साथ निपटना पड़ता है। फिल्म में इमरान हाशमी मुख्य खलनायक हैं और यह प्रभास की साहू के सिनेमाई ब्रांड में सेट की गई है, जिसे सुजीत आगामी फिल्मों में और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। चंद्रू ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर चर्चा और तुलना का नया मुद्दा खड़ा होता ही चला जा रहा है। क्या आपने मूवी देखी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं लाफ्टर शेफ 3 की। इस साल के अंत तक वापसी करेगा। एली गोनी, कृष्णा अभिषेक और जन्नत जुबैर होंगे शामिल। लोकप्रिय कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स अपने तीसरे सीजन के साथ इस साल के अंत में वापसी करने जा रहा है। कलर्स टीवी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि नया सीजन पहले से बड़ा, मजेदार और मसालेदार होगा। पिछले 2 सीजन की सफलता के बाद इस बार शो में पुराने प्रतियोगियों के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। कृष्णा अभिषेक, एली गोनी और जन्नत जुबैर इस बार भी शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहीं कश्मीरा शाह जैसी लोकप्रिय हस्तियां भी लौटेंगी। सूत्रों के अनुसार लाफ्टर शेफ्स 3 संभावित रूप से पति पत्नी और पंगा की जगह प्रसारित होगा। इसके अलावा 3 से 4 नए कलाकारों को शो में शामिल किया जाएगा, जिसमें शो में नया तड़का और रोमांच देखने को मिलेगा। पहले सीजन की शुरुआत जून 2024 में हुई। यह अक्टूबर 2024 में समाप्त हुआ, जबकि दूसरे सीजन में जनवरी 2025 में दर्शकों का मनोरंजन शुरू किया गया और जुलाई 2025 में समाप्त हुआ। पहले 2 सीजन में करण कुंद्रा, एल्विश यादव, अंकिता लोखंडे, रूबीना दिलायक, राहुल वैद्य, सुदेश लहरी, मनारा चोपड़ा और कई अन्य कलाकारों ने अपनी हास्य प्रतिभा दिखाई थी। इस बार भी शो में प्रतियोगियों के बीच रोमांचक और कॉमिक मुकाबले देखने को मिलेंगे। नई सीजन में खाना और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन पहले से भी ज्यादा दिलचस्प और मनोरंजक होने की उम्मीद है। दर्शक इस सीजन में स्टार्स की रसोई में मचाई गई हलचल, मजेदार गेम्स और हास्यपूर्ण चुनौतियों का पूरा मजा उठाने के लिए तैयार रहे। लाफ्टर शेफ 3 के आने से शो के फैंस को एक बार फिर से अपने पसंदीदा सितारों के साथ हंसी, रोमांच और मनोरंजन का पूरा अनुभव मिलने वाला है। यह शो न सिर्फ टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दर्शकों का ध्यान खींचता रहेगा। इस नए सीजन के जरिए कलर्स टीवी दर्शकों को कुछ नया, मजेदार और दिलचस्प पेश करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें शो की लोकप्रियता और भी बढ़ती नजर आएगी। बात करते हैं एनटीआर और मैंने आंख मूंद कर वाईआरएफ पर भरोसा किया था, मगर वॉर 2 फ्लॉप होने पर बोले नागवामसी। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड से ऋतिक रोशन के साथ वॉर 2 से डेब्यू किया था, जिसे आयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 6ठी फिल्म थी और बड़े पैमाने पर बनाई गई थी, लेकिन दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई और यह यूनिवर्स की पहली फ्लॉप साबित हो गई। तेलुगु प्रोड्यूसर्स नागवामसी ने फिल्म के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदे थे, जिसमें उन्हें 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने वाईआरएफ पर भरोसा करने की अपनी गलतियां बताई और कहा, गलतियां हो जाती हैं, हर कोई कभी ना कभी गलतियां करता है। आदित्य चोपड़ा हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। एनटीआर, अन्ना और मैंने वाईआरएफ पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नागवामसी ने आगे बताया कि उन्हें फिल्म के लिए ट्रोल किया जा रहा है, जबकि उन्होंने इसे बनाया ही नहीं था। उन्होंने कहा, गलती उनकी तरफ से है, लेकिन हमें भी इसके नतीजे भुगतने पड़े। हमने फिल्म नहीं बनाई। मैं खुश हूं कि जिस ट्रोलिंग का सामना हमने किया वो हमारी बनाई किसी फिल्म के लिए नहीं थी। उससे पहले नागावामसी ने जूनियर एनटीआर की देवरा और अरविंदा समेथा जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन किया था।
जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वॉर 2 के तेलुगु राइट्स उन्होंने 90 करोड़ रुपए में खरीदे थे और उम्मीद थी कि यह एनटीआर के साथ उनकी लगातार तीसरी हिट फिल्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वॉर 2 का इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन 236.55 करोड़ रुपए था, जिसमें से 177.79 करोड़ हिंदी वर्जन में और केवल 56.74 करोड़ रुपए तेलुगु वर्जन से आए। नागा वामसी फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म मास जनतारा पर काम कर रहे हैं, जिसमें रवि तेजा और श्रीलीला मुख्य भूमिका में होंगे। इस फिल्म का निर्देशक भानु भोगराउ कर रहे हैं और इसे 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे और बताएंगे आपको कि एंटरटेनमेंट की माया नगरी में आखिर क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।